सावरकर माने देश, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावरकर पे बनी फिल्म का ट्रेलर आया है और सावरकर के माफीनामे की तरह ही रणदीप हुड्डा के इस ट्रेलर रूपी झूठनामे पे भी बहस शुरू हो चुकी है। इस फिल्म का रिसर्च व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हुआ है और पटकथा लेखन आरएसएस में। ट्रेलर देखकर साफ जाहिर हो जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई हुई फिल्म है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तथ्यों के साथ बड़े हेरफेर करके मजाकिया रूप में इस ट्रेलर को प्रस्तुत किया गया है। इसके ट्रेलर को देख के लग रहा है जैसे ये केवल लोगों को भटकाने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। चुनाव आ रहा है तो लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी है ताकि लोग बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकते हुए ऐसे ही विवादित मुद्दों में उलझे रहें। रिसर्च और इतिहास की किताबों की जगह व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर फिल्म बनाने पे क्या होता है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। इस फिल्म को पहले महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के हस्तक्षेप और ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण दिक्कतें आने लगी थी। मांजरेकर ने बॉलीवुड हंगामा में दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि रणदीप हुड्डा फिल्म में तथ्यात्मक रूप से गलत दृश्य भी डालना चाहते थे। रणदीप चाहते थे कि फिल्म में सावरकर और भगत सिंह का भी एक सीन डाला जाए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। स्वतंत्र वीर सावरकर के टीजर में लिखा है कि सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस को प्रेरित किया था। भगत सिंह पर कई किताबें लिख चुके प्रोफेसर चमन लाल फिल्म के टीजर में किए इस दावे को खारिज करते हैं। बीबीसी के एक आर्टिकल में प्रोफेसर चमन लाल कहते हैं कि सावरकर से भगत सिंह की कभी मुलाकात ही नहीं हुई और ना ही वो उनसे प्रेरित थे। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि भगत सिंह सावरकर की किताब को लेकर कहते हैं कि मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने इस तथ्य की जांच की और पाया कि यह तथ्य झूठी नहीं, मजाकिया भी है। पहली बार यह किताब 1908 में मराठी में छपी थी और 1909 में इंडिया हाउस में रह रहे छात्रों द्वारा इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था, यानी 1909 में जब इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद छपा था तब वो महज 2 साल के थे। मतलब झूठ के साथ साथ हद दर्जे की मूर्खता भी दिखाई गई है। इसी से समझा जा सकता है कि कितना रिसर्च करके ये फिल्म बनाया है रणदीप हुड्डा ने। फिल्म का जब पहला टीजर आया था तब उसमें एक डायलॉग बोला गया था कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपने अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो गया होता, यानी 1912 तक देश आजाद हो जाता। कोई भी इतिहास का अध्येता ये जानता है कि गांधी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि सावरकर एक दृश्य में कहते हैं कि 1912 तक हम इनको यानी अंग्रेजों को मार मार कर भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। इतिहास देखने पे यह पता चलता है कि सावरकर को 1910 में नासिक के कलेक्टर एमटी जैक्सन की हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमे के बाद उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया था, जहां पे बैठकर सावरकर माफीनामा लिख रहे थे। फिल्म के प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में हुड्डा माफी वीर बोलने पर थप्पड़ मारने की बात करते हैं। तथ्यों को देखने पे पता चलता है कि 1911 से लेकर 1921-22 तक 7 माफीनामा सावरकर की तरफ से लिखे जा चुके थे। इसमें से 5 माफीनामे सावरकर ने खुद लिखे थे, एक माफीनामा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने लिखा था और एक माफीनामा उनकी पत्नी यमुनाबाई विनायक सावरकर ने लिखा था। उनके पहले माफीनामा के प्रिंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके लिखे दूसरे माफीनामे जिसे विक्रम संपत ने अपनी किताब में लिखा है उसके बारे में वो बताते हैं कि सावरकर अपनी दूसरी याचिका में लिखते हैं कि अंत में मैं महामहिम को स्मरण कराना चाहता हूं कि वो कृपा पूर्वक 1911 में मेरी भेजी गई क्षमा याचिका को देखें और इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए संस्तुत करें।
भारतीय राजनीति में हाल के परिवर्तनों तथा सरकार की समझौते की नीतियों ने एक बार फिर संवैधानिक रास्ते खोल दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में भारत और मानवता की भलाई है, कभी उन कटीले राहों पर नहीं चलेगा जिसने 1906 और 1907 में भारत की उत्तेजक और निराशा से भरे माहौल में हमें शांति और प्रगति के रास्ते से भटका दिया था। इसलिए अगर सरकार अपनी बहुमुखी कृपा और दया से मुझे रिहा कर देती है, मैं संवैधानिक प्रगति के सबसे कट्टर समर्थक और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, जो प्रगति के लिए सबसे पहली शर्त है। जब तक हम जेल में हैं, भारत में महामहिम के वफादार सैकड़ों और हजारों लोगों के घरों में सच्ची खुशी और आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन अगर हम रिहा कर दिए जाएंगे तो लोग तुरंत ही खुशी और उस सरकार के प्रति आभार की आवाज ऊंची करेंगे जिसे दंड देने और बदला लेने से अधिक माफ करना और सही राह पर लाना आता है। इसके अलावा मेरा संवैधानिक रास्ते पर चलने का परिवर्तन भारत और विदेशों में उन युवकों को वापस लाएगा जो कभी मुझे मार्गदर्शक की तरह देखते थे। मेरा परिवर्तन अंतरात्मा से है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का व्यवहार भी ऐसा ही होगा। केवल एक शक्तिशाली ही दयावान हो सकता है और इसलिए जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है। और एक होनहार पुत्र पिता समान सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। किस किस को थप्पड़ मारेंगे रणदीप? हर सवाल उठाने वाले को, हर बुद्धिजीवी को, हर अध्येता को, अंग्रेजी हुकूमत को अपने बाप का दर्जा देने वाले सावरकर को हम वीर कहेंगे। हुकूमत के प्रति वफादारी के वादा करने वाले व्यक्ति को भी वीर कहा जाएगा। माफी मांगकर वफादारी दिखाने वाला माफी वीर ही कहलाता है, वीर नहीं। रणदीप ने खुलेआम एक टीवी चैनल पर बैठकर थप्पड़ मारने की बात कही। कहां से आ रही है इतनी हिम्मत? इस फिल्म के ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि गांधी जी अंग्रेजों की मदद की बात कर रहे हैं। ये सही है कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ही नहीं, तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन सावरकर ने तो बाकायदा अपनी रिहाई के लिए माफीनामे में अपनी वफादारी और अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध करने का प्रस्ताव तक रखा था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने पर सावरकर ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से रिहाई के लिए याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने इस विश्व युद्ध को अपनी स्वामी भक्ति प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया था। सावरकर लिखते हैं कि जब से दुनिया को हिला देने वाला युद्ध यूरोप में शुरू हुआ है, हर देशभक्त भारतीय के हृदय में इससे अधिक कोई विचार, उम्मीद का रोमांच और उत्साह कुछ और पैदा नहीं कर रहा है जितना कि ये तथ्य कि भारत के युवाओं को इस देश और साम्राज्य की रक्षा के लिए साझा शत्रु से लड़ने हेतु हथियार उठाने का मौका मिलेगा। ट्रेलर में बार बार सावरकर अखंड भारत की बात करते हैं, जबकि उनका रवैया कुछ और था। वो बेहद सांप्रदायिक और द्विराष्ट्रीय राजनीति कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2013 में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के 2 पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताया था। नरेंद्र मोदी के इस साक्षात्कार के बाद प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था। इस खत के मुताबिक हिंदू राष्ट्रवादी मुस्लिम लीग की तरह ही द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन रखते हैं। हिंदुत्व के जन्मदाता वीडी सावरकर और आरएसएस दोनों की द्विराष्ट्र सिद्धांत में साफ साफ समझ में आने वाली आस्था रही है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की शक्ल में एक पृथक होमलैंड की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन सावरकर ने तो उससे काफी पहले 1937 में ही, जब वे अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हिंदू और मुसलमान 2 पृथक राष्ट्र हैं। यानी सावरकर अखंड भारत की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि विभाजन के समर्थन की बात कर रहे थे, खंड खंड राष्ट्र की बात कर रहे थे। वो सिंध में बैठकर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, जहां पर विभाजन के ऊपर विमर्श चल रहा था। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे अपनी पुस्तक सावरकर काला पानी और उसके बाद में लिखते हैं कि एक तरफ अखंड भारत की बात तथा दूसरी तरफ
लगातार भारत में दो राष्ट्रों के होने की बात करने का सावरकर का छल भी बाबा साहब ने सटीक तरीके से पहचान लिया था। वे बाबा साहब की किताब पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन से एक उद्धरण देते हैं। यह सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह से मेल खाते हैं। सावरकर ये मानते हैं कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं। वे यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है। बीबीसी में छपे एक आर्टिकल के अनुसार साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से दो शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन टाकले बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिनलिथिगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा किया करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह का पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। 1937 के बाद सावरकर खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम से दूर कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन नहीं किया, बल्कि 37 के बाद उनका पूरा समय गुप्त रूप से अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति में बिताया। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे अपनी किताब में आगे ये भी लिखते हैं कि जिस दौर में कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो के मांग के साथ सड़कों और जेलों में थी, जिस दौर में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त सावरकर और हिंदू महासभा ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना में भर्तियां करवाई, जिनमें गांधी की हत्या में शामिल गोपाल गोडसे और नारायण आप्टे भी थे। ब्रिटिश सरकार की युद्ध काउंसिल में अपने सदस्य उन्होंने भर्ती करवाए और सिंध तथा बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें चलाईं। यानी सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना छोड़कर अपने देश के लिए गद्दारी कर रहे थे। सावरकर के लिए उनके दुश्मन अंग्रेजों के बजाय भारतीय क्रांतिकारी बन चुके थे, जिनके दमन में सावरकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे और वायसराय लिनलिथिगो को किए हुए अपने वादे को निभा रहे थे। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ना वीरता है। असल में फिल्म के ट्रेलर में जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं मिली, ये पूरी तरीके से गलत है। जब आजादी की लड़ाई अहिंसा द्वारा गांधी और हमारे तमाम क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस समय सावरकर अंग्रेजों की मदद करके अपनी गद्दारी का सबूत दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ने में भी उन्होंने अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्तियां करवाई। अपने ही लोगों के दुश्मन बन चुके सावरकर को ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है जैसे नेताजी उनके आदेश पर जर्मनी और जापान के साथ मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। इतिहास जब किताबों की जगह फिल्मों से सिखाया जाता है, वहाँ कुछ इसी तरह के नमूने पैदा होते हैं। इतिहास अगर अपने खिलाफ हो तो इतिहास को बदल दो। अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से नया इतिहास रचा जा रहा है, जहाँ राम बुरे हैं और रावण अच्छा है, जहाँ सावरकर वीर हैं और गांधी कायर हैं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हम बस मानने वाले लोग हैं। हमें बस बना बनाया कंटेंट चाहिए, चाहे वो कितना ही झूठा हो। उसे देखते हैं, मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। प्रश्न उठाना तो हम जानते ही नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ये फिल्म उसी कड़ी में लेकर के आई गई है। खैर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।